हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बीएड का सिलेबस। बीएड के सिलेबस में आता है वुड का घोषणा पत्र। फ्रेंड, वुड का जो घोषणा पत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, और आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स लेकर आए हैं फ्रेंड। कई पेज की ये पीडीएफ है फ्रेंड्स, कई सारे पेज की पीडीएफ है। फुल इसमें हम आप लोगों को बताएंगे वुड का घोषणा पत्र। इसको आप पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। पूरा मतलब उसके सुधार, गुण, दोष और हेडिंग सहित पूरा सब कुछ लेकर आए हैं। बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। फ्रेंड चलिए आइए देखते हैं वुड का घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच इंग्लिश में कहते हैं, और ये कब आया था? ये 1854 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट कर दें। कि बात की जाए तो 19 जुलाई के 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो देखिए फ्रेंड, जो अपनी जो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों को याद होगा 1600 ईस्वी में आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो आया था ये इस घोषणा पत्र को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, इसका मुख्य कारण ये था कि भारतीयों की शिक्षा संबंधी मांग दी गई थी। इसमें 1853 में कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। इसके कारण कंपनी के प्रशासन व विद्वान में कुछ महत्वपूर्ण व आवश्यक परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, विधान, जो प्रशासन व विधान था फ्रेंड, उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए। इस प्रकार कंपनी को कुछ भारतीय मांग के कारण व कुछ ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण शिक्षा संबंधी कुछ सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। किसको बाध्य होना पड़ा था? ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण शिक्षा संबंधी सुधार होने के लिए भारत को, मतलब भारतीय लोगों को जो है थोड़ा दबाव महसूस हुआ था फ्रेंड, क्योंकि बाध्य करना पड़ा। इस कारण कंपनी ने पुरानी योजनाओं के मूल्यांकन व भावी योजनाओं के निर्माण के लिए संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। चार्ल्स वुड को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चार्ल्स वुड को बनाया गया था फ्रेंड, इसीलिए आगे चल के अभी बताएंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच क्यों आया ये, क्योंकि इसी के नाम पे रखा गया था। इनको जो है वहाँ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की प्रगति की जांच करना। फ्रेंड ये मतलब ये चीज़ थी जो शिक्षा की, उस टाइम देखिए पढ़ाई तो चल ही रही थी, तो उस जो पढ़ाई चल रही थी, जो शिक्षा चल रही थी, उसकी क्या प्रगति है, क्या प्रोसेस है। मतलब देखिए पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बट उस पढ़ने का क्या मतलब है, क्या प्रोसेस है, आप किस लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रोसेस होता है उसकी जांच की जाए कि आखिर बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ भी रहे हैं या खाली टाइम पास कर रहे हैं। तो इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर कंपनी की ओर से एक शिक्षा घोषणा पत्र भेजा गया, जो लगभग 100 अनुच्छेद 100 आर्टिकल में तैयार किया गया। ठीक है, इस घोषणा पत्र में कुछ ने वुड जी की भारतीय जनता की शिक्षा का संपूर्ण भार कंपनी के ऊपर रखा था। और बात की जाए तो इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य को भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक बताया था, और इसमें जो अपनी सभी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कहा कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषा को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश को ही मान्यता प्रदान की जाए, जो आपकी जो मदर टंग है फ्रेंड्स, मातृभाषा है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसको भी मान्यता प्रदान की जाए, और साथ साथ आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज बना दी जाए। अंग्रेजी जो है आपकी इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज बन जाए। तो इसमें क्या देखिए, अब बात की जाए वुड के घोषणा पत्र के शैक्षिक सुधार, मतलब शैक्षिक मतलब शिक्षा में सुधार की बात की जाए तो जैसे शिक्षा का लक्ष्य, हेडिंग है आपकी शिक्षा का लक्ष्य, तो इसमें ये कहा गया था कि भारतीयों को जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, जीवन के उपयोग उनको बताया जाए शिक्षा के, ताकि उनका बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके और वो अपने जीवन यापन कर सकें कुछ काम करके, तथा ज्ञान से उनकी प्रशासनिक क्षमता का विकास हो, है ना फ्रेंड। इसमें कुशल व योग्य कर्मचारी शासन को मिलेंगे, इससे यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। बाकी आप लोगों को पता ही है, हेडिंग्स बना के अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। शिक्षा का माध्यम क्या है? देखिए इस घोषणा पत्र के सुझावों के अनुसार अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी देखिए शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। अंग्रेजी उच्च शिक्षा, विज्ञान व पाश्चात्य साहित्य को जानने के लिए आवश्यक थी। देखिए एक पाश्चात्य होता है, एक पाश्चात्य होता है। पाश्चात्य आपका क्या होता है? पाश्चात्य आपका होता है ये आपका जो आपका भारतीय है, और विदेशी लोगों को क्या कहते हैं? वो पाश्चात्य कहते हैं। ठीक है, और केवल भारतीय भाषाओं को ही हो सकती हैं। पाठ्यक्रम भारतीय, अब सिलेबस आ गया आपका, पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा के लिए वही चीज़ है। अंग्रेजी भाषा को इसमें जो है से ना एकदम प्रायोरिटी देकर के आपकी जो मदर टंग है, मातृभाषा को देना चाहिए। पाठ्यक्रम कानूनी से संबंधित शिक्षा शामिल की गई है। शिक्षा विभाग देखिए क्या है, इस घोषणा पत्र में दिए गए सुझावों के अनुसार प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। जन शिक्षा विभाग का मतलब है, जन का मतलब जन कल्याण के लिए शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ताकि जो भी
मानव हैं उनका कल्याण हो सके। कुल मिला के संचालन अपने प्रांत की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष मुख्य संचालक को प्रेषित करें कि आपने जो प्रतिवर्ष जो भी आपने क्या आपके के प्रगति रही है, क्या प्रोसेस रहा है, उसका जो विवरण है, लेखा जोखा है, ये जो है जो भी आपका संचालन मतलब हेड जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, उनको आपको ब्यौरा पूरा देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। विश्वविद्यालय से क्या है, विश्वविद्यालय की शिक्षा इसमें क्या क्या है। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए मुंबई तथा कोलकाता में लंदन के समान विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इन विश्वविद्यालयों में कानून व इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो। मतलब कि अब देखिए इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय में इसमें कानून का और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होनी चाहिए, साथ साथ में जो है टीचर्स की भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इसमें लेके चली जा रही हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए एक सीनेट भी बनाई जाए, मतलब कि एक कमेटी टाइप की बनाई जाए जिसमें वाइस चांसलर व फेलोज हों। और नेक्स्ट बात की जाए तो वो घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय एवं क्रमबद्ध शिक्षा से संबंधित सुझाव, अब सुझाव क्या दिए गए थे, तो इसमें ये था कि शिक्षा का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, अर्थात वो निचली सीढ़ी से ऊपर तक क्रमबद्ध विधि से की जाए। ये नहीं कि ऊंची सीढ़ी से नीचे, मतलब कि उसका प्रोसेस जो है बच्चे को जो है पहले छोटी चीज़ें उसको वर्णमाला के हिसाब से पढ़ाई जाए, फिर उसको शब्द बताया जाए, फिर उसको सेंटेंस बताया जाए। तो इस हिसाब से उसका प्रोसेस होना चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद मिडिल, देखिए पहले वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे, फिर मिडिल शिक्षा, फिर हाई स्कूल स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वुड ने अपने घोषणा पत्र में क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कि सीक्वेंस से बताई थी कि बच्चा जो है पहले प्राथमिक स्कूल में पढ़े, फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर आपका यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें मतलब सीक्वेंस से। फिर क्या है, सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। सभी को 6 से 14 वर्ष तक के हम लोग के ये कहा भी गया है, हम लोगों के संविधान में भी कहा गया है कि शिक्षा जो है सभी बच्चों तक पहुंचाई जानी चाहिए। ये एक अधिकार है, मानव का अधिकार है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें कही गई। कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहती थी, परंतु वुड ने इसकी आलोचना की कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। कहा कि भारत एक निर्धन राष्ट्र है, अतः शिक्षा का समस्त दायित्व तो सरकार का है। सरकार को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ये चीज़ है। अब आगे की शैक्षिक अनुदान प्रणाली, या फिर शैक्षिक अनुदान प्रणाली क्या है। वुड समिति ने इस तथ्य को समझा कि शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए धन का होना देखिए आवश्यक है, चाहे वह सरकार द्वारा प्रायोजित हो या फिर किसी अन्य इस प्रकार से, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, या लोगों ने मिलकर, प्राइवेट जैसे होता है मिलकर, मतलब कुछ भी प्रकार करके भाई धन बिना कोई काम बनता नहीं। तो अनुदान के लिए निम्न शर्तें भी रखी गई थी। वो शर्तें क्या थी, जैसे जो शिक्षा संस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, शिक्षा का संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करेंगी, ठीक है, वो आपके उसी डायरेक्शन पे चलेंगी, वही अनुदान पालन के पात्र होंगे। ये नहीं कि जो जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये चीज़ें फॉलो होंगी, तो ये नहीं कि अब कॉलेज को दे दिया गया कि हाँ ठीक है, तो ये उसका मतलब ये नहीं कि वो मिसयूज करे इसका, नहीं, जो उनका पालन है वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी मान्यता हटा दी जाएगी। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रखी गई थी, जो कि आज भी यही सारी चीज़ें चल रही है देखा जाए तो। वो डिस्पैच की वे शिक्षा संस्थान जो स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर अपने स्कूल की शिक्षा का सुचारू रूप से संचालन करें। वे स्कूल जो सांप्रदायिक भेदभाव ना करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। छात्रों से फीस लें तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान न करें। देखिए ऐसा इसमें ये चीज़ कहा गया है, छात्रों से फीस अगर नहीं लेंगे कुछ बहुत, तो बच्चा क्या समझेगा, अरे कोई वैल्यू ही नहीं है। निःशुल्क शिक्षा इसीलिए नहीं प्रदान की गई, कम से कम राशि ली जाए उनसे, कम से कम फीस ली जाए उनसे, बट ली जरूर जाए, जिससे लगे बालक को कि नहीं हम फीस पेड कर रहे हैं और मेरा ये अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का। ये सारी चीज़ें। धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, देखिए धार्मिक शिक्षा, अब आपको लोगों को पता ही है, हिंदू धर्म जो हिंदू भारतीय जो है कितना धर्म से जुड़े हुए हैं, तो धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तो अन्य पुस्तकों के साथ धर्म ग्रंथ जैसे बाइबिल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाए, तथा छात्र जो भी मतलब पढ़ना चाहें बाइबल, कुरान, ठीक है, रामायण, महाभारत, गीता, तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरीज़ में होनी चाहिए। और क्योंकि इससे क्या, अगर ये चीज़ नहीं होगी, एक ही चीज़ें होगी, जैसे बाई चांस बाइबल ही रख दिया, तो इसमें क्या होगा, धर्म से वो हो जाएगा कि नहीं, मतलब कि
ये हो जाएगा कि देखिए उन लोगों का धर्म है, इसमें धर्म का भेदभाव हो जाएगा कुल मिला के। उनका है बट मेरा नहीं है, मेरा है तो उनका नहीं, ये चीज़ तो सभी चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण क्या है, वुड ने प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पर बल दिया, है ना। असंतोषजनक ये थी, बट इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षक कॉलेजों के ही अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए। ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जन शिक्षा का प्रसार क्या था। जन शिक्षा मतलब कि जनता में शिक्षा का प्रसार करना। वुड ने संतुष्टि की कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। देशी विद्यालयों में सुधार करें। देशी का मतलब जो घरेलू टाइप के हैं, प्राइवेट। निर्धन छात्रों में छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें और उनको ऐसा न लगे कि नहीं हम थोड़ा निर्धन है, मेरे पास फीस नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें छात्रवृत्ति वाली, ये सब स्कॉलरशिप वाली अभी भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं। देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग समझ सकते हैं। बोर्ड ने लिखा, अब हमारा ध्यान वह महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर होना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना की गई, अर्थात उस विशाल जनसमूह को शिक्षा इस प्रकार दी जाए जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा प्राप्त करने में पूर्णतः असमर्थ है। ये रोजगार तथा शिक्षा। देखिए अब शिक्षा का रोजगार से तो रिलेटेड है ये भाई। हम लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, रोजगार के लिए। तो ये भी पॉइंट अच्छा है ना। तो इसमें क्या है, व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए जिससे शिक्षा के प्रति जनता के रुझान में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट होगा शिक्षा का उद्देश्य न केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करना बल्कि मानवीय गुणों का विकास करना भी है। मानव के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, देखिए पढ़ाई का मतलब फ्रेंड्स ये ही नहीं होता है कि आपको रोज़गार मिल जाए। पढ़ाई का मतलब ये होता है आप अपने फीलिंग्स को, अपनी बात को किस हिसाब से सामने वाले को रखते हैं और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप कितना डेवलप करते हैं। ठीक है, ये होता है पढ़ाई का मेन रोल। बाकी अगर ये चीज़ें आप डेवलप करके ना तो रोज़गार अपने आप मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें होती है। कभी भी रोज़गार के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ाई जो है पढ़ना चाहिए कि नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए जब भी आप पढ़ाई करेंगे फ्रेंड तो वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा नॉलेज में आ जाएगा ना कि जो भी क्वेश्चन हो पूछा जाएगा वो आप तुरंत बता देंगे फ्रेंड्स। इस वे में पढ़ना चाहिए हमेशा। अब देखिए नारी शिक्षा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नारी शिक्षा अगर नहीं होगी तो कहते नहीं कि एक बेटी दो घरों की पढ़ाई, दो घरों का चिराग होती है। मतलब वो खुद तो पढ़ती ही है प्लस मायके और ससुराल वालों को भी, मतलब कितना मतलब अहम रोल है शिक्षा, नारी शिक्षा का। ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर भी देखिए टॉपिक बन रखा है। समिति ने कंपनी शासन को नारी शिक्षा को प्रोत्साहन करने व उनके प्रसार करने का निर्देश दिया था। ये सारी चीज़ें हैं। वुड कमेटी ने प्रबल समर्थन किया था। फिर व्यावसायिक शिक्षा, देखिए शिक्षा के द्वारा आप व्यवसाय में भी क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी भारतीय भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन, भारतीय देखिए अभी तक क्या था, इंग्लैंड की जो भी लैंग्वेज थी इंग्लिश वगैरह उसमें ही भाषाओं का पुस्तक का प्रकाशन होता है। बट अब क्या है, नाउ टाइम हैज़ टू चेंज एंड अब क्या हुआ 1825 में एब्स्किस्टन द्वारा प्रस्तुत सुझावों को स्वीकार कर लिया गया कि ऐसा भाई साहब अब होगा कि पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवादन व प्रकाशन किया जाएगा। कुल मिला के ठीक रहेगा। तो इन्होंने ये सारी जो भी इनका रिपोर्ट आई थी सब प्रस्तुत की गई थी, उसमें ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स दे रखी थी और जो कि ये सारे रूल्स फिर फॉलो भी किए गए, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें वुड डिस्पैच में कहा गया। तो वुड डिस्पैच कुछ छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा है। इनके गुण, अब देखिए गुण की बात करते हैं। इसमें क्या क्वालिटीज़ थी, देखिए नई दिशा और नया लक्ष्य पर इसमें प्रदान किया गया है। नई दिशा ये थी कि अभी हम लोगों ने बताया है कि कैसे क्या रहेगा। नई दिशा में नारी शिक्षा का भी की वजह स्कॉलरशिप दिया जाए, है ना फ्रेंड्स, और निर्धन लोगों को स्कॉलरशिप भी दिया जाए, विकलांग लोगों की सहायता की जाए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। व्यवसाय में इसका क्या रोल है समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं फ्रेंड, वो डिस्पैच ने जो भी बताया और जो चीज़ें अभी चल भी रही हैं। शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, निम्न टू हाई लेवल होना चाहिए, लो टू हाई लेवल होना चाहिए, निचली सीढ़ी से लेकर उच्च सीढ़ी तक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो डिस्पैच घोषणा पत्र में ये सारा प्रोसेस बताया गया हुआ है फ्रेंड। एक एक चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, जो भी टीचर्स पढ़ते हैं उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स बताई गई हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ थी नेक्स्ट, देखिए ये कहा गया प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक ये स्तर बताया, समीक्षा की गई, उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। मतलब इन्होंने ये भी कहा था कि हर जिले में एक विद्यालय होना चाहिए ताकि बच्चे का, देखिए राइट टू एक्ट है बच्चे को बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है वो मिलना ही चाहिए किसी भी हाल में हो।
ठीक है। ये और क्या, चाहे वो स्कॉलरशिप देकर ही उसको क्यों ना पढ़ाया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार हेतु जवाबदेह ठहरा दिया। घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक व्यायामों का सुव्यवस्थित स्वरूप होकर सामने आया। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ हैं। व्यवसाय शिक्षा, स्त्री शिक्षा के बारे में बताया गया, जन शिक्षा के बारे में बताई, जनता की जन शिक्षा। इंग्लैंड के कॉलेज सेल को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें प्राच्य विद्या, साहित्य के मुद्रण, ये सब प्रोत्साहन, धनराशि व्यवस्था की गई और ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स। जिसमें सरकारी नीतियों के पालन करने सहित विद्यालयों है सहायता अनुदान राशि। इसमें देखिए ये भी कहा गया था कि जो भी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें बनाई गई हैं समिति के द्वारा, वो चीज़ें आपको निचली सीढ़ी वालों को सबको फॉलो करनी पड़ेंगी, मिलजुल के रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। भारतीय साहित्य, संस्कृत और ज्ञान को लाभकारी मानकर उन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। अब देखिए इनमें क्वालिटीज़ तो हो गई, अब क्या है इसमें मेरिट्स क्या है। अब बात करते हैं इसकी दोष की। दोष की बात की जाए तो घोषणा पत्र का सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नौकरशाही के आधिपत्य में चला गया। अतः प्राचीन भारत की स्वतंत्र शिक्षा पद्धति को अंतिम एवं सबसे गंभीर आघात पहुंचा। यही चीज़ एक तो हो गई। दूसरा ये था कि अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया। बात ये थी कि देखिए इंग्लिश भी लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज है, बट इसमें क्या कहा गया था कि अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया। मतलब इंग्लिश को जो है थोड़ा ब्रेक कर दिया गया था। इसमें मातृभाषा को अधिक फोकस किया गया था। एक चीज़ ये भी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें मैकाले की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। मैकाले की भाषा का प्रयोग कहा जाए तो मैकाले ने फोकस किया था इंग्लिश पे, बट इसमें थोड़ा सा कंट्रोल किया गया था इस पर। दूसरा पता है पाश्चात्य ज्ञान की प्रशंसा की गई। पाश्चात्य ज्ञान का मतलब समझ रहे विदेशी ज्ञान की प्रशंसा की गई और इसे भारतीयों के लिए उपयुक्त बताया गया कि देखिए पाश्चात्य ज्ञान प्रशंसा की गई का मतलब अंग्रेजी की जो प्रशंसा की, बट इसमें रोक तो लगाई गई थी, थोड़ा ये उपयुक्त बताया गया था। और बात की जाए ये सारी चीज़ें थी। और बात की जाए कि संस्कृत का प्रारंभ का शिक्षा में भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं को आघात पहुंचा। इसमें हाँ ये क्या, इसमें ये थी कि पद में निरपेक्ष संस्कृति का प्रारंभ कर शिक्षा में भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक जो मान्यता थी उसको थोड़ा आघात पहुंचा था। क्योंकि इसमें पहले ये कहा जाता था कि संस्कृति कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ पंडित ही पढ़ेंगे, बट इसमें क्या था, इसमें नॉर्मली जनरली स्टार्ट कर दिया कि कोई भी पढ़ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें इन लोगों को आघात पहुंचा धार्मिक और आध्यात्मिक फीलिंग्स को अगर देखा जाए। और ये चीज़ था कि अंग्रेजी साम्राज्य में नौकरी प्राप्त करने का संकीर्ण मानसिकता से जोड़कर रोजगार परक शिक्षा संस्कृत को जन्म दिया। इसमें ये भी था। और ये था जीविकोपार्जन है शिक्षा की नीति के प्राच्य विद्यालयों को स्वतः ही मृत प्राय बना दिया। और इसमें विदेशीकरण का बिगुल बजाया गया। इसमें पूर्व विदेशी चीज़ें अपनाई गई। और इसमें ये चीज़ था कि इंग्लैंड के स्कूल कॉलेजों को अपना आदर्श बना लिया गया था। हाँ इसमें ये भी था कि देखिए इंग्लैंड में हमारे यहाँ ऐसा होता है स्कूल कॉलेज में, तो वही चीज़ें थोड़ा अपने भारतीयों पे भी लोग लागू किए। तो ये चीज़ें थोड़ा गलत लगी इन लोगों को। और ये था कि राजभक्त भारतीयों को ही संतोष कर पाए थे। अच्छा, और ये था कि इसमें किंतु मिशनरी विद्यालयों के संदर्भ में उसका नियम शिथिल हो गया था। और शिक्षा की लिखित परीक्षा से जोड़कर उसमें अनेक प्रकार की बुराइयों का प्रवेश हो गया। और बात की जाए इसमें स्वर्गीय सर परांजपे के अनुसार इन्होंने क्या कहा गया था, इन्होंने कहा था कि इस घोषणा पत्र में यह भी व्यवस्था नहीं की गई कि गरीबी किसी भांति भी शिक्षा में बाधक ना बने। अच्छा, मतलब ये इसमें ये भी इनका मतलब ये नहीं, ये कहा गया था कि जो है गरीबी जो है वो शिक्षा किसी भी माध्यम से, देखिए इसमें बाधक ना बने, ये चीज़ बाधक ना बने, बट इसमें स्कॉलरशिप के बेस पे कहा गया था कि गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ नहीं गरीब बच्चा है तो उसको ये नहीं कि शिक्षा से एकदम बराबर मानकर उसको वैसा ही पढ़ाया जाए जैसे अमीर बच्चा साथ में बैठ के पढ़ता है। इसमें ये चीज़ कही गई थी गरीब अलग बैठ के पढ़ेगा, अमीर अलग बैठ के पढ़ेगा। ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। और ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में अब तक चले गए असंतुलन व पक्षपात को दूर
न कर सका। और इसमें क्या था, जो 50% व्यय की व्यवस्था वे स्वयं व्यवस्था करते थे। नौकरी के मामले में जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते थे। हाँ देखिए, इसमें ये चीज़ काफ़ी गलत थी कि जिन लोगों को अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लिश ही चलती थी, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश आती है, उनको 50% नौकरी में जो है हेल्प मिलती थी, कि उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती थी। कि नहीं, अगर किसी देखिए अगर 4 लोग हैं जिसमें से 2 को इंग्लिश आती है तो उन 2 को रखा जाता, सिलेक्ट किया जाता था। अगर आपको हिंदी आती है तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, प्रायोरिटी दे रखी थी 50% में। और क्योंकि अब भाई उस टाइम सभी को तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो इस वजह से जिनको आती थी तो उनको जो है ये मिल ही जाता था। और देखा जाए तो वुड के घोषणा पत्र का प्रभाव क्या था। घोषणा पत्र का प्रभाव जैसे कि तात्कालिक प्रभाव था। तात्कालिक प्रभाव का मतलब सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई थी। सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ हो गया था। स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई थी। और देखिए उस टाइम पे 1857 में कोलकाता तथा मुंबई विश्वविद्यालय, तो उस टाइम पे 2 ही मेन विश्वविद्यालय थे। एक तो कोलकाता हो गया आपका, और दूसरा हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली वगैरह उस टाइम पे नहीं थी। और बट ये आपका उस टाइम पे स्टार्टिंग की बात की जाए तो कोलकाता क्योंकि मेन था, और दूसरे था मुंबई, तो उस टाइम पे यही था बात। और प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव ये था कि शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में हो गया। और अनुदान प्रणाली को अनवरत कर दिया गया हमेशा के लिए। और शिक्षा का संगठन को विभिन्न स्तरों से विभाजित होने लगा। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया। क्रमबद्ध विद्यालयों की निरंतरता और सृजन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में प्रगति, ये सारी चीज़ें। वर्ष के शब्दों में यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव इसी ने रखी थी। हाँ, बात की जाए, सही बात है, भारत में जो आधुनिक शिक्षा की अगर बात की जाए, अभी उस टाइम तक जो भी पहले शिक्षा चल रही थी उससे कोई मतलब नहीं था। बट जब से वो डिस्पैच आया है, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड वाली पद्धति अपनाई है, तो आधुनिक शिक्षा, आधुनिक का मतलब नयाकरण है ना फ्रेंड, आधुनिक चीज़ें, नई चीज़ें, शिक्षा की नींव इसी ने ही रखी थी। भारतीय दृष्टिकोण से बहुत लोग कहते हैं ना, ये इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, इंग्लैंड वगैरह से कहाँ से आई है ये वो, तो ये बात की जाए तो वो डिस्पैच से ही ये सारी चीज़ें आई हैं। समझ रहे हैं आप लोग। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पूरा वुड का घोषणा पत्र फ्रेंड्स। अब आप लोगों को आई होप कुछ तो समझ में आए होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया ज़्यादा तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स, आई होप। और बाकी अगर आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर वीडियो कुछ भी आपको लगा हो कि हाँ कुछ बंदे ने मेहनत की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या हमको और तरीके से पढ़ाना चाहिए, या कैसे, क्या मतलब क्या कमी रह गई, या फिर क्या आपको क्वालिटीज़ अच्छी लगी, या जो भी कुछ है आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।